हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसका प्राइस 10 रुपया 95 पैसे चल रहा है। इसने पेनी स्टॉक्स ने एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को जो रिटर्न दिया है वो 338% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका 58% का रिटर्न दे चुका है। तो हम इसी पेनी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये पेनी स्टॉक्स यहाँ से कितना ज्यादा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा खासा नजर आ रहा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसके बारे में पूरी तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने बताया जैसे पेनी स्टॉक्स, तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये 95 पैसे चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं एक महीने के अंदर, तो एक महीने देखिए लगभग जो है 7.5% का रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल के अंदर, तो एक साल के अंदर आप देख सकते हो 338% का आपका रिटर्न दे चुका है। ये जो है वो देखिए 2 रुपया 60 पैसे से बढ़कर के आपका 10 रुपये 95 पैसे पहुंच गया। तो हम इसी के बारे में चलिए देखते हैं और इसके हम बिजनेस को समझते हैं। तो हम इसके साइट पर जाकर के देखते हैं इसके बिजनेस के बारे में, और फिर हम इसके नाम को देखेंगे और इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे। तो चलिए हम इसके बिजनेस को देख लेते हैं। ये हम इसके साइड पे आ गए। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 3 सेगमेंट में काम करता है। पहला सेगमेंट आप देख सकते हो एनर्जी में, दूसरा अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में, और तीसरा अगर बात करते हैं तो ये एयरपोर्ट सेगमेंट, यानी कि ये तीनों सेगमेंट में काम करता है, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और आपका जो है एयरपोर्ट सेगमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी सेगमेंट में देखते हैं इसको कि एनर्जी सेगमेंट में क्या करता है। तो आप देख लीजिए एनर्जी सेगमेंट में ये देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आपका पिक्चर लगाया हुआ है, थर्मल एनर्जी जनरेट करने का पिक्चर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीसीपीसी गैस एंड नेफ्था, यानी कि गैस स्टेशन से भी एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सीसीपीसी गैस एनर्जी जनरेट करने का ये काम करता है। और अगर आगे बात करते हैं तो देखिए थर्मल एनर्जी, और देखिए आप हाइड्रो एनर्जी जनरेट करने का काम करता है, गैस एनर्जी भी जनरेट करने का काम करता है। देखिए एनर्जी इज मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल कंपोनेंट। जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और इसी के लिए ये जो है वो आपका एनर्जी जनरेशन करने में पूरी तरीके से घुसी हुई है। अगर हम बात करते हैं आफ्टर सेटिंग अप इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर प्लांट एट जगुरुपुरा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जगुरुपुरा में इसने जो है पहला आपका इंडिपेंडेंट पावर प्लांट आपका सेटअप किया था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो 2400 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो जनरेशन और डेवलपमेंट का इसका काम कर रहा है। प्रोजेक्ट अंडर ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो 330 मेगावाट का आपका हाइड्रो पावर है उत्तराखंड में, 445 मेगावाट का जागुरुपाड़ू में है आपका आंध्र प्रदेश में, 459 मेगावाट का गोमती आपका ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, और अगर बात करते हैं तो 540 मेगावाट का है थर्मल प्रोजेक्ट जो है आपका पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एनर्जी जनरेट कर रहा है आपका, देख सकते हो। और अगर बात करते हैं अंडर डेवलपमेंट में, तो अंडर डेवलपमेंट में देखिए 850 मेगावाट का जो है वो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आता है। तो आप देख सकते हो 850 मेगावाट का एनर्जी जो है वो जनरेट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया इसके एनर्जी जनरेशन की। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं इसके एयरपोर्ट की, तो देखिए एयरपोर्ट में भी आपकी ये घुसी हुई है, यानी एयरपोर्ट ऑपरेशन लेकर के काम करती है। कहाँ कहाँ? 2 जगह पे। एक तो आपका इंडिया में काम करती है, दूसरा अगर बात करते हैं तो ये आपका इंडोनेशिया में भी एयरपोर्ट ऑपरेशन का काम करती है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो इंडियन एविएशन सेक्टर में पहले एंट्री हुई थी वो 2006 में हुई थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का जो एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर इंडिया की बात करते हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो उसको ऑपरेट करने का काम करती है, और इसको 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर वहीं आगे भी बात कर ले तो आप देख सकते हो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट को भी मैनेज करने का काम करती है, और अभी नई जो आपकी नवी मुंबई में एयरपोर्ट बन रही है तो उसको भी ऑपरेट करने का इसके पास कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। हम 2010 की अगर बात करते हैं तो 2010 में इसने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्वायर किया, जहां से ये आपको जो है न्यू मास्टर प्लान के तहत आपको इसको ऑपरेट करती है, और इसका जो टर्मिनल 2 जो नया बन रहा है उसको भी इसका ऑपरेट करने का फैसिलिटी इसी को मिल गया है। तो आप देख सकते हो कि इसको लगातार जो है वो ऑपरेटिंग फैसिलिटी मिल गया है, जिसको यानी ये ऑपरेट करती है। अगर हम बात करते हैं 2017 के आसपास, तो 2017 के आसपास देखिए मुंबई एयरपोर्ट जो था उसको जो डिक्लेयर किया गया सक्सेसफुल रूरल फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि 2017 में मुंबई एयरपोर्ट को इसके पास लिया गया। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम भी इसको लिया गया। वहीं आप बात करते हैं तो न्यू कंपनी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अ सब्सिडियरी ऑफ MIL वाज ग्रांटेड टू एक्सक्लूसिव राइट एंड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एयरपोर्ट अंडर PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आपको जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है वो इसको दिया गया है डेवलप करने के। तो आप देख सकते हो कि ये इंडिया में भी ऑपरेट करती है और इंडोनेशिया में ऑपरेट करती है। और मेजर जो एयरपोर्ट है जो भारत के, चाहे वो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हो, फिर चाहे बेंगलुरु का हो, या फिर नवी मुंबई जो बन रहा है, इन सबको ऑपरेट करने का काम करती है। तीसरे सेगमेंट की अगर इसके बात करते हैं तो देखिए ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम करती है? तो आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग इंडियाज नीड फॉर बेटर रोड कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, GVK इज अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आल्सो मेक अ डिफरेंस टू लिव ऑफ द कॉमन पीपल। करंटली GVK ऑपरेट्स अ 542.4 लेन किलोमीटर जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे रोड प्रोजेक्ट। देखिए जयपुर किशनगढ़ जो प्रोजेक्ट है 542.4 किलोमीटर का, वहां ऑपरेट करती है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत इसको बनाई है, और वहां से जितना भी टोल का पैसा आता है उससे अपना ये पैसा जनरेट कर रही है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है वो आपका 3 सेगमेंट में है। पहला आपका एनर्जी सेगमेंट में, जहां पे हाइड्रो और थर्मल दोनों से एनर्जी जनरेट कर रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं तो एयरपोर्ट सेगमेंट में, जहां आपका ये एयरपोर्ट मेंटेनेंस करने का काम करता है, ऑपरेट करने का। और तीसरा अगर बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपका ये कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है, और उसके बाद आपका ये जनरेट करने का काम करती है, अपना जितना भी मनी लगाई रहती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर बात करते हैं ये 3 सेगमेंट में, एनर्जी सेगमेंट, एयरपोर्ट सेगमेंट और आपका ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट। तो हमने इसका बिजनेस मॉडल को देख लिया। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं इसके पूरे फंडामेंटल को, और कौन सी कंपनी है इसके बारे में समझते हैं। फिर हम समझेंगे कि इसका फंडामेंटली और फाइनेंशियल कंडीशन हमें क्या कहता है इसके बारे में। तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अगर कंपनी के नाम की बात करते हैं तो आप देख लीजिए
जीवी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। पावर क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करने का काम करती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि आपका देख लिया कि रोड एंड एयरपोर्ट जो है वो उसको बनाने का काम करती है। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 1713 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करते हैं तो देखिए 14.10% से बढ़ रहा है। वहीं इसके अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का फेस वैल्यू, हाई और लो के देखिए 17 रुपया हाई गया और 2.35 रुपीज इसका लो गया है। करंट प्राइस की बात करें तो मैंने बताया ₹10.80 का करंट प्राइस चल रहा है, और ईपीएस की बात करते हैं तो 0.54 रुपीज का इसका ईपीएस चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फंडामेंटल। अब अगर इसके एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख लीजिए, एक साल पहले ये 2 मई 2023 को ₹2.50 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो ये ₹11 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए आपका जो है वो 9 फरवरी के आसपास जो है ₹16.10 पे ट्रेड कर रहा था मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो लगातार जो है अपर डायरेक्शन में गया। इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि क्वार्टरली इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली डेटा आ गया। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए इसका जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। जून 2023 में 497 करोड़ का अपर डायरेक्शन में था, उसके बाद डिक्लाइन होकर के 380 करोड़ आ गया, और फिर दिसंबर 2023 में 135 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो आपका सेल्स के अकॉर्डिंगली डिक्लाइन हुआ है, 450 करोड़ से घट करके 348 करोड़, और आपका 98 करोड़ पहुंचा। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपका देखिए डिक्लाइन देखने को मिला, 90%, 92%, और फिर घट करके आपका ये 73%। और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपके देखिए 275 करोड़ के पॉजिटिव में थे, उसके बाद 171 करोड़ के पॉजिटिव में, लेकिन आपका दिसंबर 2023 में 71 करोड़ की लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट देखिए जून 2023 में 275 करोड़ था उसका प्रॉफिट, उसके बाद 156 करोड़, और अगर बात करते हैं दिसंबर 2023 में तो 77 करोड़ की आपकी लॉस में पहुंच गई। ठीक है, तो ये आपका इसका नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखिए ईयर ऑन वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। सेल्स की अगर बात करते हैं तो मार्च 2022 में 858 करोड़, उसके बाद देखिए मार्च 2023 में 2120 करोड़, और ट्रैवलिंग 12 मंथ में 1198 करोड़, यानी कि ये बढ़ा है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये देखिए मार्च 2022 में 292 करोड़, मार्च 2023 में 1316 करोड़, और अगर ट्रैवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 1001 करोड़ है। तो ये भी आपका जो है अच्छा खासा बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इसमें भी आपको देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली। मार्च 2022 में 34% का, उसके बाद देखिए 62%, और अभी देखिए 84% से चल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 2709 करोड़, उसके बाद 3143 करोड़, और उसके बाद देखिए 307 करोड़ पे पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए आपकी कंपनी जो है वो लगातार आपको लॉसेस बुक करती आई थी, उसके बाद ये प्रॉफिट में आई है मार्च 2022 से 2636 करोड़ के, फिर देखिए 3071 करोड़, और अगर हम बात करते हैं ट्रैवलिंग 12 मंथ में तो 269 करोड़ का इसका ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अब चलिए हम इसके ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए ग्रोथ परसेंटेज का डेटा है। अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, तो आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ इसका डिक्लाइन में है, आपका ये 53% के नेगेटिव में है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 साल में 26% से, और लास्ट ईयर में देखिए 163% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 80% से, और लास्ट ईयर में 332% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका सीएजीआर जो है वो आपका बढ़ते क्रम में है, और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये आपका बढ़ते क्रम में है। लेकिन अगर इसका सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो -53% का डिक्लाइन में ये आपका कंसर्न जनरेट करता है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो आप देख सकते हो इसका जो रिजर्व है वो आप देखिए लगातार जो है वो आपका नेगेटिव में चल रहा है। रिजर्व आप देख सकते हो लगातार जो है आपका मार्च 2016 में 843 करोड़ के पॉजिटिव में था, उसके बाद आप देख सकते हो लगातार इसका नेगेटिव में। और अगर हम बात करते हैं इसका फिक्स एसेट की, तो आपका फिक्स एसेट जो है वो आपका लगातार घटता जा रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 7326 करोड़ का था, जो घट करके 3861 करोड़ पहुंच गया, और उसके बाद फिर देखिए 3748 करोड़ घट करके हो गया। तो ये इसका रिजर्व और इसका फिक्स एसेट ये आपका नेगेटिव साइन जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बैलेंस शीट के मामले में। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर देखिए 54.25% का स्टेक लेकर के हमेशा रखा हुआ है, यानी कि इसको जून 2021 से पकड़ करके बैठा हुआ है, इसमें आपको कोई भी आपका कमी नहीं किया हुआ है। अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया, आप देख सकते हो 0.27% से लेकर के आपका बढ़ा करके 0.85% कर दिया, ये पॉजिटिव साइन है। अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई भी देखिए आपका 0.48% का स्टेक जो है वो लगातार रखा हुआ है, और 0.03% का स्टेक से बढ़ा करके। वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक भी देखिए 44.40% का स्टेक है। तो देखिए प्रमोटर का जो कंसिस्टेंट स्टेक है 54.25% का, और एफआईआई ने जो अपना स्टेक बढ़ाया है, और साथ ही डीआईआई ने जो अपना स्टेक बढ़ाया है, ये आपका बिलीफ जनरेट करता है कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। क्योंकि एफआईआई और डीआईआई अगर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ एनालाइज करके ही अपना स्टेक बढ़ाते हैं। तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा ऑप्शन दे सकती है, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। लेकिन दोस्तों चूंकि ये पेनी स्टॉक्स की कंपनी है, तो जितना ज्यादा ये आपको रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है, उतना ही ज्यादा आपका पैसा जो है वो लूज कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा जो है वो आपका बर्बाद भी हो सकता है। तो कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। और चूंकि पेनी स्टॉक्स बहुत ज्यादा हाईली रिस्की और हाईली रिटर्न होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जितना आपको ये मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपके पैसे को डुबो सकते हैं। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जीबी के पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के रिगार्डिंग, किसने अपने इन्वेस्टरों को पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और ये आपकी जो है एनर्जी सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में, और आपका एयरपोर्ट के मैनेजमेंट में आपका काम करती है। तो दोस्तों ये कंपनी थी आपकी ₹10 का पेनी स्टॉक्स के मामले में। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।